तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 फिज़िक्स, जिसके अंदर हम लोग ने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। ग्रेविटेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन में क्या रिलेशनशिप है, और फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जी एंड मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज हेडिंग डाल लेते हैं। तो ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन है। तो बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे अगर ये मान लो आपका अर्थ है जिसका मास m है, ये मान लो मून है जिसका मास स्मॉल m है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है कि जो फोर्स होगा इनके बीच में वो क्या होगा, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, यही होगा। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है कि अगर ये इस पे इतना फोर्स लगा रहा है, ये अगर इस पे इतना फोर्स लगा रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, इस पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। यानी जो फोर्स मास द्वारा लगाया जाएगा और जो फोर्स मून द्वारा लगाया जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब फोर्सेस एक ही हैं तो अर्थ के अराउंड क्यों मून रोटेट कर रहा है, मून के अराउंड अर्थ क्यों नहीं रिवॉल्व कर रहा है? तो इसका आंसर सिंपल है बच्चों, आओ देखते हैं इसका। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, जैसे मान लो कि ये आपका अर्थ है और अर्थ के ऊपर आपने एक स्टोन उछाला ऊपर की तरफ, जिसका मास कितना है 1 kg है। मान लेते हैं इस स्टोन का मास कितना है 1 kg, और ये अर्थ है, अर्थ का मास कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। इसका रेडियस आपका कितना होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है। अब जब आप स्टोन ऊपर फेंकते हो तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है कि नहीं? जब फोर्स लग रहा है और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि जो स्टोन फोर्स लगाएगा और जो ये मास फोर्स लगाया, दोनों क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो स्टोन ही नीचे क्यों आता है, ये अर्थ ऊपर क्यों नहीं जाता है? तो इसका आंसर है बच्चों, देखो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। अब क्योंकि फोर्स क्या है, दोनों सेम है, दोनों बराबर है, तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास में। इसका क्या मतलब है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, 6 × 10⁻24 kg है, इसलिए जो अर्थ का एक्सेलरेशन आता है वो बहुत कम आता है, बट जो स्टोन का एक्सेलरेशन आता है वो क्या आता है, ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि उसका मास क्या है, कम है। ठीक है, इसीलिए आपको ऐसा दिखाई देता है कि जो स्टोन है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। अर्थ भी एक्चुअली में ऊपर जाता है, बट उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो हमको फील नहीं होता है। ठीक है। अगर हम लोग मान लो कि निकालना चाहे फोर्स कितना होगा दोनों के बीच में, तो जी की वैल्यू रख लो 6.67 × 10⁻11 इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। कैपिटल M की वैल्यू क्या है 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg इंटू स्मॉल m कितना है बच्चों 1 kg अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों स्टोन के और इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इस रेडियस के बराबर ही होगा, और वो कितना हो जाएगा 6.4 × 10⁻6 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा, और उसका क्या करना है बच्चों, स्क्वायर। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है ये अप्रॉक्सीमेट आती है 9.8 न्यूटन। तो इतना फोर्स क्या कर रहा है, दोनों के बीच में अप्लाई हो रहा है, यानी एक स्टोन और एक मास ऑफ अर्थ के बीच में इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं स्टोन का।
फोर्स कितना है 9.8, स्टोन का मास कितना है 1 kg। अब ये वाला कहाँ से लिखे, ये वाले फॉर्मूले से। ए बराबर क्या होता है F/m, F की वैल्यू क्या है 9.8, m की वैल्यू क्या है 1। तो ये हम लोग स्टोन का निकाल रहे हैं इसलिए ये 1 रखे हम लोग। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन कितना आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा आएगा। अब अगर हम लोग अर्थ का निकालें तो वो कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, फोर्स कितना है 9.8 अपॉन मास, उसका मास कितना है 6 × 10⁻²4। अब ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू 10⁻24 आ जाएगा, और ये इसको सॉल्व कर लो तो 6 × 1 = 6, पॉइंट आ जाएगा, 3 बचेगा, 6 × 36, लगभग 1.6 × 10⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना कम आ रहा है। 10⁻24 का मतलब बच्चों बहुत ज़्यादा, 0.000000 फिर 16 आएगा आपका, 24 के बाद 16 आएगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन इतना कम होता है और इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई हम लोग को स्टोन जो है नीचे गिरते हुए दिखाई देता है, बट अर्थ जो है ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा है। और यही रीज़न है मून और अर्थ के बीच में भी। मून का जो मास होता है अर्थ से वो क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से मून क्या दिखाई देता है, रोटेट करते हुए दिखाई देता है, किसकी तरफ, अर्थ के चारों तरफ, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्री फॉल क्या होता है, व्हाट इज़ फ्री फॉल। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर छोड़ते हो तो कहाँ पे आता है, नीचे आता है। क्यों नीचे आता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा होता है, जो उसको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। कितने एक्सेलरेशन से, 9.8 न्यूटन, इतने एक्सेलरेशन से क्या करता है, वो नीचे की तरफ खींचता है। तो जब भी किसी भी बॉडी का मोशन होगा अंडर द एक्शन ऑफ ओनली वन फोर्स एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इट इज़ कॉल्ड एज फ्री फॉल ऑफ द बॉडी। अगर कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ही क्या करेगी, मोशन करेगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री फॉल कहेंगे, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फ्री फॉल का जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी कितना होता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये होता है फ्री फॉल और उसका एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तो जितने एक्सेलरेशन से ग्रेविटेशनल फोर्स किसी चीज़ को अपनी तरफ पुल करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। एक्सेलरेशन वर्ड आपको समझ में आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी आपको समझ में आ रहा है, यानी ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन बॉडी में आया है उसे हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे ग्रेविटी कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो देखो बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे आपका कोई अर्थ है और इस अर्थ पे एक स्मॉल मास रखा गया है जिसका मास है स्मॉल m। अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M, और इसका रेडियस कितना है r, ठीक है। तो अगर हम लोग इनके बीच में फोर्स निकालें तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स बराबर हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये r के बराबर होगा, यानी r²। अब जब हम लोग यहाँ पे फोर्स के जगह पे और क्या लिख सकते हैं, जैसे इस बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी सिंबल से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो ये फोर्स बराबर क्या होगा, mg, यानी इस बॉडी पे इतना फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी पे यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, इसीलिए m इंटू क्या हो जाएगा, g, और ये फोर्स इसी के बराबर हो जाएगा m इंटू जी के। तो ये हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, यानी g की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r²। तो बच्चों जो g की वैल्यू होती है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि ये किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द प्लैनेट, यानी यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द अर्थ पे।
उस स्मॉल बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कहीं पे है नहीं है, है ना। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज पुट करके, जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कैपिटल एम की वैल्यू क्या होती है 6 इंटू 10⁻24 kg अपॉन डिस्टेंस कितना होता है 6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये कितना आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन न्यूमेरिकल में हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हम लोग कितना लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक। तो ये जो जी की वैल्यू है ये क्या आती है आपकी कांस्टेंट वैल्यू आती है, राइट। क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द प्लैनेट, वो कभी चेंज होगा नहीं, रेडियस ऑफ द प्लैनेट वो कभी चेंज होगा नहीं, ठीक है। इसी वजह से जो जी आता है आपका वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, राइट। अब जो डिपेंडेंट होता है, मतलब जी क्या होता है किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा और आर पे डिपेंड करेगा। अब हम लोग को पता है कि जो जी है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, मास पे और रेडियस पे, किसके, प्लैनेट के, है ना, बॉडी के नहीं करेगा। अब एक्चुअली में जो अगर अर्थ हमारा क्या है, अगर हम लोग मान के चले अर्थ क्या है, इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल है अगर हम लोग मान लिया जाए, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, इसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं और इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं पोल्स, यानी पोलर लाइन, पोल्स बोलते हैं, और इस लाइन को क्या बोलते हैं पोलर लाइन। अब बच्चों अगर आप देखोगे तो इस सेंटर से ये जो वैल्यू है ये आर ई अगर मान लो और ये आर पी मान लो तो कौन ज़्यादा है, आपको दिख रहा है, आपको ऑब्वियस सी बात है आर ई, यानी इक्वेटर पे जो मास रखा रहेगा उसके लिए जो आर ई ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आर पी। अब आपको पता है कि जी जो है वो क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है या फिर पोल्स पे इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, तो हम लोग इसका आंसर इस वाले इक्वेशन से दे सकते हैं, क्योंकि मास तो सेम रहेगा, पूरे होल बॉडी का मास तो हमेशा सेम रहेगा, जी भी सेम रहेगा, तो स्मॉल जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर के। इसका मतलब जहाँ पे आर ज़्यादा होगा वहाँ पे जी क्या होगा, कम होगा, आर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे जी क्या होगा, कम होगा। तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा, यानी आपका जो इक्वेटर पे अगर आप रहोगे, इक्वेटर से और पोल की तरफ मूव करोगे तो जी की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी, इट विल डिक्रीज और इंक्रीज। सो व्हेन यू विल मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस। देखो इंक्रीज हो रहा है, पहले यहाँ पे जी सबसे कम था और धीरे धीरे ये क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है बच्चों। एक्चुअली में यहाँ पे आपका जो वैल्यू आती है 9.6 आती है और यहाँ पे कितना आता है 10 आता है, ठीक है। और इनका एवरेज जब हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है 9.8, जो हम लोग जी की वैल्यू हमेशा क्या करते हैं यूज़ करते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर मान लो कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, अर्थ के ऊपर जा रहे हैं, अर्थ के ऊपर जा रहे हैं, अर्थ के ऊपर जाएंगे तो ये आर की वैल्यू क्या होती जाएगी, वैल्यू यहाँ से आर की वैल्यू जो है, पहले आर तो बस इतना था आपका, अब आर की वैल्यू जो है बढ़ गई। अगर आर की वैल्यू बढ़ गई तो जी क्या होता है, जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। समझ में आ रहा है आपको, यानी आप जब ऊपर जाते हो तो आर की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब जब आप डेप्थ में आते हो, अगर मान लो कि आप यहाँ पे आ गए, नीचे गड्ढा खन करके नीचे आ गए डेप्थ डी में, तो ये क्या हो गया, कम हो गया, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आंसर है नो, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों, क्योंकि जब ये आप अंदर जाओगे तो साथ में क्या होगा, उसका मास भी तो रिड्यूस होगा, यानी मास भी तो रिड्यूस होगा, और मास पे ज़्यादा डिपेंड करता है एज कम्पेयर टू रेडियस के, ठीक है। इसीलिए जो जी की वैल्यू है अंदर जाने पे भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, नीचे जाते हैं तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जी की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होती है, सरफेस पे। ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको 3 ऑप्शन देगा, मान लो कि एट हाइट h, एट डेप्थ d और एट द सरफेस। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सरफेस पे। सरफेस पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और वो वैल्यू होती है लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 9th में। थैंक यू सो मच।